शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने की इस श्रृंखला में हम लोग भावों को, नक्षत्रों को और राशियों को क्रमशः पढ़ते आ रहे हैं। अभी तक हमने तुला राशि तक पढ़ा है। भावों में हमने पंचम भाव का पूर्ण विस्तारित अध्ययन किया है और नक्षत्रों में हम विशाखा नक्षत्र तक पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं। वर्तमान में हम अनुराधा नक्षत्र को पढ़ रहे हैं और अनुराधा नक्षत्र का प्रथम भाग यानी कि प्रथम वीडियो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। आज हम द्वितीय भाग को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। इससे पूर्व के सभी वीडियो जो इस श्रृंखला में है और इस श्रृंखला से पूर्व जो हमारी ग्रह परिचय माला की श्रृंखला है, वह सभी वीडियोस आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। अनुरोध हमेशा की तरह यही है कि वीडियोस को क्रमबद्ध तरीके से देखें ताकि ज्ञान भी क्रमबद्ध तरीके से बना रहे। और यदि आपको वीडियोस, जानकारी उपयोगी लगती है तो आप लाइक का बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो जाए। और यदि आपको कहीं कोई शंका है, कोई प्रश्न है ज्ञान से संबंधित, तो आप निसंकोच संपर्क के किसी भी माध्यम से हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, कमेंट बॉक्स, और अपना प्रश्न हमारे समक्ष रख सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर निःशुल्क दिया जाएगा। जब आप कुंडली विश्लेषण की बात करेंगे हम तभी आपसे एक निर्धारित शुल्क की बात करेंगे, अन्यथा जब हम ज्ञान की बात कर रहे हैं तो ज्ञान के प्रश्न का आपसे कोई भी शुल्क नहीं मांगा जाएगा। आपको जानकारी जैसी भी लगी हो, उपयोगी लगी या नहीं लगी, आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार या यूं कह लीजिए अपने बहुमूल्य विचार हमें अवश्य दें। चलिए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। आज की हमारी पाठ संख्या है 62 यानी कि 62 और हम पढ़ रहे हैं अनुराधा नक्षत्र, जिसका एक वीडियो हम पूर्व में दे चुके हैं जहां हमने नक्षत्र को विश्लेषित किया था, नक्षत्र से जुड़े पहलुओं को समझते हुए। आज हम जो द्वितीय भाग लेकर आपके सामने आए हैं, यहां हम उन्हीं पहलुओं का प्रयोग करते हुए जातकों को विश्लेषित करने की कोशिश करेंगे। तो अनुराधा नक्षत्र 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर 16 डिग्री 40 मिनट वृश्चिक राशि। इस नक्षत्र का जो ग्रह स्वामी है वह शनि है। तो यहां शनि की ऊर्जा आपको नक्षत्र में परिलक्षित होती है। साथ ही साथ चूंकि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है तो यहां मंगल की ऊर्जा भी परिलक्षित होती है। कहां परिलक्षित होती है आप स्वयं ही समझ जाएंगे। हम पिछले वीडियो में इसके गुण, तत्व, प्रकृति को पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी फौरी तौर पर जो आवश्यक चीजें हैं वह एक बार पुनः हम पुनरावृत्ति करते हैं। इस नक्षत्र का वर्ण यानी कि जाति जो है वह शूद्र है, तो शूद्र से हम जातकों को सर्विस क्लास यानी सेवाभावी होना समझ सकते हैं। इसका लिंग पुरुष है, दिशा दक्षिण है, गुण इसका तामसिक है। मंगल और शनि की ऊर्जा यहां तमस के रूप में दिखाई देगी। तो जातक उग्र स्वभाव के होते हैं, तुनक मिजाज होते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं। शनि की ऊर्जा यहां स्पष्ट दिखाई देगी, स्पष्ट वक्ता जरूर होंगे। और यदि तत्व की बात करें, तत्व है अग्नि। अग्नि से भी हम जातक के अंदर की जो ताप है उसे समझ सकते हैं। पित्त प्रकृति के होते हैं जातक। गण इसके देव हैं, तो सीखने की प्रवृत्ति की बात भी हम यहां कर सकते हैं। जब हम योनि की बात करते हैं तो इसकी योनि है हिरणी, यानी कि फीमेल डियर, हिरण और हिरणी। तो यहां इसकी योनि हिरणी की है। तो हिरणी से हम जातक के यौन संबंधों में उसकी लज्जा को समझ सकते हैं, उसकी झिझक को समझ सकते हैं, उसके शर्मीलेपन को समझ सकते हैं। जब हम गोत्र की बात करते हैं तो गोत्र है इसका ऋषि अंगिरास का गोत्र।
तो गोत्र से हम जातक के अंदर के ताप को समझते हैं, क्योंकि ऋषि अंगिरस, उनके अंदर जो ताप है, उनके अंदर जो अग्नि है, तो अग्नि और अंगिरस से मिलकर जो ताप बनता है वह जातक के अंदर देखा जा सकता है। जब स्वभाव की बात करते हैं तो यह नक्षत्र स्थिर स्वभाव का है, और जब हम इसके एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं, जो कि हम पिछले वीडियो में एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताना भूल गए थे, तो यहाँ हम एस्ट्रोनॉमी की बात कर लेते हैं। उस एस्ट्रोनॉमी से ही इसका प्रतीक बनता है। इसके एस्ट्रोनॉमी में 3 स्टार हैं, बीटा स्कॉर्पियोनिस, डेल्टा स्कॉर्पियोनिस और पाई स्कॉर्पियोनिस। यह तीनों स्टार जो एंटारस है उसके ठीक ऊपर है। अब ऋषियों ने जब प्राचीन काल में इन 3 तारों को देखा था तो उन्हें एक दंड के समान, जो योगियों के पास दंड होता है, आप यहां देख सकते हैं, दंड के समान इसकी आकृति लगी थी, इसलिए इसका प्रतीक एक ब्रह्मदंड रखा गया। और ब्रह्मदंड से आप अध्यात्म को समझ सकते हैं, गुरु कृपा को समझ सकते हैं, जो कि इन जातकों में अक्सर पाई जाती है। भक्ति भाव को भी समझ सकते हैं, क्योंकि भक्ति भाव भी इन जातकों में देखी जा सकती है। और चूंकि हमने नाम से लिया था अनुराधा, तो अनुराधा का मतलब होता है एक और राधा। तो एक और राधा होने का मतलब है कि जहां एक तरफ हम राधा को कृष्ण का प्रिय मानते हैं, वहीं राधा से हम आनंद की बात भी करते हैं। तो यहाँ आनंद की बात भी इन जातकों में देखी जा सकती है। आनंद मतलब हर तरीके से जातक आनंद को प्राप्त करने वाले को। इसका दूसरा प्रतीक चिन्ह जो है वह है कमल। तो कमल की जब बात होती है तो जातकों के अंदर की जो शुद्धता है, पवित्रता है, हम उसकी यहाँ बात कर सकते हैं। जातक पवित्र होते हैं, इनका मन शुद्ध होता है। हाँ, नकारात्मकता हर नक्षत्र में आपको दिखाई देगी, क्योंकि सकारात्मकता होगी तो नकारात्मकता अवश्य होगी। तो वहां यहां हम नकारात्मकता की भी बात कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि शुद्धता, पवित्रता यदि जातक के अंदर है तो वह नकारात्मक नहीं हो सकता है। नकारात्मक हो सकता है, कुंडली का विश्लेषण करने के बाद समझ में आ जाता है। हालांकि इस नक्षत्र में भी सभी जातक एक जैसे नहीं पाए जाएंगे। जैसा कि हम पूर्व में भी कई नक्षत्रों में यह बात कर चुके हैं कि सभी जातक एक जैसे नहीं होंगे। किसी के अंदर सकारात्मकता की भावना अधिक होगी तो किसी के अंदर नकारात्मकता की भावना अधिक हो सकती है। तो यहां हमने कमल से पवित्रता को समझा, शुद्धता को समझा, क्योंकि कमल मां लक्ष्मी का निवास है, मां लक्ष्मी का आसन है, तो उसके ऊपर मां लक्ष्मी का निवास होता है। तो हम यहां धन संपदा की बात भी इन जातकों में देख सकते हैं। और यही कमल मां सरस्वती के हाथों में देखा जाता है। तो यहां हम जातक के अंदर कलात्मकता की बात कर सकते हैं, संगीत की बात कर सकते हैं, रचनात्मकता की भी बात कर सकते हैं। अगर हम पूर्ण रूप से जातकों को समझने की कोशिश करें तो इसके देवता मित्र हैं। 12 आदित्यों में से एक आदित्य मित्र, वो इसके देवता हैं। तो जो पीठासीन देवता हैं उनके अनुसार जब हम समझते हैं तो जातक के अंदर मित्रता की भावना होती है, सामंजस्य की भावना होती है। जातक सुलह और सामंजस्य करने वाले होते हैं। इनका नेतृत्व कौशल बहुत अच्छा होता है। यह जातक विरोधी पक्षों के मध्य संचार स्थापित करने का कार्य भी करते हैं। तार्किक होते हैं। तार्किक होने के साथ साथ अनुभवजन्य और भौतिक अनुभव को महत्व देने वाले जातक होते हैं। यह जातक भौतिक अनुभव को अधिक महत्व देते हैं। खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए खोज करना इनके, आप कह सकते हैं कि रुचियों में शामिल होता है। सारी दुनिया का पता लगाने की कोशिश करते हैं और सारी दुनिया को पता लगाने के लिए इन्हें यात्राएं करनी पड़ती हैं। यात्राएं इन्हें पसंद होती हैं। विविध वातावरणों में यह जातक स्वयं को ढाल लेते हैं, उसके अनुकूल हो जाते हैं। तो अनुकूलता की जो गुणवत्ता है वह भी इन जातकों में देखने को प्राप्त होती है। जैसा हमने कहा कि कलात्मकता, रचनात्मकता इन जातकों में पाई जाती है। भाषण के स्तर पर यह जातक वाक्पटु होते हैं। निजी स्तर पर गुप्त होते हैं। अब यहां गुप्तता की जब बात होती है तो हम कालपुरुष की कुंडली को देखते हैं कि यहां गुप्तता की बात क्यों हुई। तो कालपुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि का स्थान अष्टम होता है और अष्टम भाव से हम गुप्तता की बात समझते हैं, गुप्त ज्ञान की बात समझते हैं, गुप्त विद्याओं की बात समझते हैं।
और जीवन में जो गुप्तता होती है उसकी बात भी समझते हैं। यह जातक दूसरों के साथ संबंधों में दयालुता, नम्रता और समझ भरी रहती है, यानी इस प्रकार के संबंध यह बनाते हैं। लेकिन स्वयं की स्वतंत्रता की आवश्यकता के कारण यह व्यक्तिगत स्तर पर उन संबंधों को लंबे समय तक नहीं चला पाते, और यदि नाराज हो जाएं तो यह किसी को माफ नहीं करते। शारीरिक तौर पर अक्सर यह जातक आकर्षक होते हैं, इनकी आंखें तेज होती हैं, किंतु यदि कुंडली में चंद्रमा और मंगल का संबंध बन जाए तो इन जातकों के आकर्षण में कमी हो जाती है। यहां हम चंद्रमा और मंगल के संबंध को समझ सकते हैं। जातक युद्ध और संघर्ष, इंजीनियरिंग कार्य, आपातकालीन घटनाओं से जो स्थिति उभरती है, आपात स्थिति उभरती है, खनन, अन्वेषण, ऐसी स्थितियों का नियामक करने वाले होते हैं, यानी उनके रेगुलेटर्स होते हैं ये। और जहां विस्फोटकों की बात होती है, विस्फोटकों का उपयोग होता है, या यूं कह सकते हैं कि विस्फोटकों का उपयोग करना आवश्यक होता है, और उन सभी चीजों में व्यापक और सूक्ष्म स्तर पर कार्य करने वाले यह जातक होते हैं, और इनका कार्य भी वहां कहीं ना कहीं संबंधित हो सकता है। अगर हम मंगल की ऊर्जा की यहां बात करें जो वृश्चिक राशि का स्वामी है, तो यहां यह जातक जो आपात स्थितियां होती हैं उन स्थितियों को प्रबंधित करने में जो है बहुत सक्षम होते हैं, और ऐसे कार्य जिनमें खतरे हों, क्षति हो, और जब हम शनि की बात करते हैं तो विस्फोटकों से संबंधित जो भी क्षति होती है, जो भी कार्य होता है, उन्हें यह नियंत्रित करने का कार्य बखूबी कर लेते हैं। यानी अगर हम इनकी ऊर्जाओं को समझें तो हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि यह जातक जो आपातकालीन स्थितियां होती हैं, ये यूं कह लीजिए कि किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति, या वो प्राकृतिक रूप से आपदा आई हो, या वो कोई भूकंप आया हो, या कहीं आतंकवाद का कोई घटना हुई हो, ऐसी सभी स्थितियों में उन्हें रोकने के लिए पूर्व में किए जाने वाले कार्य, और यदि ऐसी कोई घटना हो जाती है तो उस घटना के बाद की जो क्षति होती है उस क्षति को नियंत्रण करना और उस क्षति से निपटने के कार्य जो होते हैं, अक्सर इन जातकों को उसमें महारत हासिल होती है। इस नक्षत्र में जन्मे जातक नागरिक सुरक्षा और हस्तक्षेप यानी इंटरफेरेंस के प्रशिक्षण में कुशल होते हैं, सामाजिक रूप से शांत स्वभाव के होते हैं, इनका सेंस ऑफ ह्यूमर कम होता है, और यह थोड़ा रिजर्व स्वभाव के होते हैं। शनि के कारण यहां जातक अनुशासित होते हैं, भावनाओं को व्यक्त करने में वे शांत होते हैं, भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। अगर विपत्ति पूर्व की बात करें तो विपत्ति आने से पूर्व और आपातकालीन स्थितियों में भी वह शांत होते हैं, और इन परिस्थितियों के नकारात्मक जो भावनाएं होती हैं उन भावनाओं और आक्रोशों से मुक्त होने के लिए सक्षम होती हैं। यानी कि किसी प्रकार की परिस्थितियां आ जाए, यह ना तो आक्रोश में आते हैं, ना ही इनकी भावनाएं एकदम से परेशान होती हैं। यहां इस बात को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, क्योंकि शनि की ऊर्जा है यहाँ, तो शनि की ऊर्जा इन्हें अनुशासित बनाती है, और जब व्यक्ति अनुशासित होता है तो उसके अंदर धैर्य की भी बढ़ोतरी हो जाती है। यह जातक दूसरों के साथ में समझौते बनाए रखने में समर्थ होते हैं, जिनके साथ इनके असहमति होती है या संघर्ष की भावनाएं होती हैं, लेकिन समझौते ये तब बनाते हैं जब उसके अंदर किसी का सामान्य हित जुड़ा हो। जैसे हम बात कर सकते हैं कि तलाक के होने से जो बच्चों को विपरीत असर पड़ता है, तो उस विपरीत असर को रोकने के लिए यह हो सकता है कि तलाक वाली स्थिति में ना आने दें, जैसे तैसे जीवन को अपने जीवन साथी के साथ काटना प्रारंभ कर दें। यानी कि सहन शक्ति की जो बात होती है वह इन जातकों में देखी जा सकती है, चाहे ये उससे कितनी भी नफरत क्यों ना करते हो, तब भी सामान्य हित जो बच्चों का है उसके लिए यह कंप्रोमाइज कर लेते हैं और अपने जीवन साथी के साथ रहना इन्हें मंजूर हो जाता है। अगर इस नक्षत्र में जन्मी हुई महिलाओं की बात करें तो महिलाएं बुद्धिमान होती हैं, हंसमुख होती हैं, मित्रों एवं प्रशंसकों से घिरी रहती हैं, और इनकी जो लोकप्रियता होती है वही
इनके परिचय के दायरे से बाहर के जो लोग होते हैं उनमें ईर्ष्या और द्वेष की भावना को जागृत करती है। अक्सर यह महिलाएं अपने जीवन साथी के प्रति वफादार होती हैं, इसीलिए इनका वैवाहिक जीवन सुखी होता है। लेकिन यदि सप्तम भाव किसी कारणवश पीड़ित हो कुंडली में, तो इस वैवाहिक जीवन का अंत तलाक से हो सकता है। अगर हम पुरुष जातकों की बात करें जो इस नक्षत्र में जन्मे हैं, तो पुरुष जातक मजबूत होते हैं, स्वस्थ होते हैं और सफलता बिना पाए भी खुश रहने के लिए जीवन भर संघर्ष करते हैं। इनका स्वभाव गुप्त होता है। अष्टम भाव से हम यह समझ सकते हैं। साथ ही साथ इन जातकों में कड़वाहट होती है और आक्रोश जमा होता है। जब आक्रोश जमा होता है तो उसके साथ ही इनके अंदर एक बेईमानी की भावना भी आ सकती है। अगर हम दोनों जेंडर की बात करें, पुरुष और स्त्री, तो दोनों जेंडरों में हम एक बहुत ही कॉमन सी बात देख सकते हैं कि इन जातकों का जीवन चुनौतियों से भरा होता है और शनि की ऊर्जा यहां इनकी प्रगति को धीमा कर देती है, क्योंकि शनि मंगल का शत्रु है और मंगल की राशि है वृश्चिक और शनि का नक्षत्र है और शनि एक धीमी गति का ग्रह है। तो शनि का प्रभाव हम यह मान सकते हैं कि नकारात्मक बहुत अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी इन जातकों की प्रगति को धीमा करने का काम शनि करता है। साथ ही साथ इन जातकों को देरी के साथ साथ उत्पीड़न का शिकार जो होते हैं ये, उसका कारण भी शनि बनता है। अब यह जातक उन लोगों से नाराजगी रखते हैं जो अधिक शक्ति वाले होते हैं, जिनके पास शक्ति अधिक होती है या इनसे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, और खासकर तब जब यह कल्पना करते हैं कि सत्ता जो पाई जाती है वह गुप्त और गलत तरीके से पाई जाती है, यानी शक्ति जो सामने वाले के पास है वह उसने गुप्त और गलत तरीके से प्राप्त की है, तब इनकी नाराजगी उससे और ज़्यादा अधिक हो जाती है। हम यहाँ कुछ सकारात्मक पहलुओं की बात करेंगे, तो सकारात्मक पहलुओं में हम इन जातकों के अंदर ज्ञान की बात कर सकते हैं, आध्यात्म की बात कर सकते हैं, और अगर हम कहें कुंडलिनी जागरण, तो आध्यात्म में जब यह चरम पर पहुंच जाते हैं तो कुंडलिनी जागरण यह जातक कर सकते हैं। इन जातकों में पवित्रता होती है, शुद्धता होती है, मित्रता होती है, बस यह एक जगह टिक नहीं सकती। यह निरंतर यात्राएं होती रहती हैं इनकी, एक जगह टिक कर बैठने का काम इनका हो ही नहीं पाता है। और विदेश यात्राएं भी होती हैं। विदेश यात्राएं अगर होती हैं तो यहाँ यह मान के चलिए कि जातक को सफलता प्राप्त भी होगी, और इन जातकों को टीम वर्क में अच्छा सहयोग प्राप्त होता है। अब इन जातकों में ईश्वरीय कृपा भी होती है, भक्ति के गुण भी होते हैं, तो बेईमान भी होते हैं। यह सब जो एक दूसरे से विरोधाभास वाली स्थितियां दिखाई देती हैं, यह सकारात्मक और नकारात्मक पहलू हैं किसी भी नक्षत्र के, जिन्हें हम अलग अलग करके जब समझेंगे तो समझ में आना प्रारंभ हो जाएगा। तो यह था हमारा अनुराधा नक्षत्र और उसका दूसरा भाग, जहां हम जातकों को समझें। उम्मीद है कि जो ज्ञान मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है वह आपको उपयोगी लगा होगा, और जब आप इस ज्ञान को कहीं किसी कुंडली के साथ लगाकर देखेंगे तो आप यकीन जानिए कि आपको अधिकतर बातें जातकों के साथ मिलती हुई प्राप्त होंगी। अगर सकारात्मक मिल रही है तो सकारात्मक मिलेंगी, नकारात्मक मिल रही है तो नकारात्मक मिलेंगी। और यदि कुंडली में शुभता अधिक होगी तो सकारात्मकता अधिक होगी, और अशुभता अधिक होगी तो नकारात्मकता अधिक होगी। और यदि दोनों का सामंजस्य कुछ अलग प्रकार का हुआ तो हो सकता है कि दोनों ही चीजें देखने को मिले जातक के अंदर। तो यह आपको कुंडली विश्लेषण के बाद में ही समझना होगा। यदि जानकारी उपयोगी लगी हो और आपको लगा हो कि बहुत ही गहराई से आपको जानकारी उपलब्ध हुई है, तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। और अब हम इन जातकों को वर्गीकृत करके समझेंगे। कब? अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम इस नक्षत्र का तृतीय भाग पढ़ेंगे,
और तृतीय भाग में हम जातकों को चरणानुसार विभक्त करके अलग अलग समझेंगे। वहां हम नवांश की ऊर्जाओं को भी इन जातकों के साथ जोड़कर जब चलेंगे तो आपको सारी चीजें एकदम साफ दिखाई देंगी। तो अनुराधा नक्षत्र के तृतीय वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरुत्वं कल्याणम्।